इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अतीत से वर्तमान बिहार बोर्ड वर्ग 6। इसका जो हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 1 से। अध्याय 1 में दिया गया है हमारा अतीत, ठीक है, जो कि पृष्ठ संख्या 1 से लेकर के 5 तक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, यहाँ से देखिए हमारा अतीत, ठीक है। जैसा कि यहाँ देखते हैं इतिहास जो है हमें अतीत की जानकारी देता है, यानी कि इतिहास हमें क्या मिलती है, पिछले समय की जो है ना जानकारी मिलती है। और हमारे यानी कि अतीत को जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अतीत को ही जान करके जो हम लोग वर्तमान को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और भविष्य के जो निर्माण के लिए भी हम लोग सोच सकते हैं। इसीलिए जो हम लोगों को अतीत को जो है ना समझना बहुत ज़रूरी होता है। इतिहास जो है मानव जीवन की यानी मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को उसकी याददाश्त गुम हो चुकी है, ठीक है। यानी कि हम लोगों को इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इतिहास नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ पे उस व्यक्ति का हालत कैसा हो जाता है, जैसे कि उसका याददाश्त खो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ से दिया गया है। जैसे कि हम लोगों को पता है, ठीक है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और जितने भी मनुष्य सभी के सभी जो है समाज में रहते हैं। और ये समाज जो है हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से हो करके ये पूरे विश्व तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि समाज कहाँ तक फैला हुआ, माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर के पूरे विश्व तक फैला है। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी है कि आज की दुनिया जो है ना एक वैश्विक गांव है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल विलेज। क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था या फिर इसका धीरे धीरे विकास हुआ? जिस समाज में अभी हम लोग रहते हैं, क्या हम लोग का समाज पहले भी ऐसा ही था या फिर इसका धीरे धीरे विकास हुआ? तो इस सवाल का जवाब जो हमें कैसे पता चलेगा, तो इतिहास से ही हम लोग को इसका जवाब मिल सकता है सही सही। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास का संबंध जो होता है ना अतीत के उस काल से होता है जिसके बारे में हम लोग को लिखित साक्ष्य मिलता है। यानी कि अतीत का जो संबंध हम लोग कब होता है, सॉरी, इतिहास का संबंध हम लोग को उस काल से होता है जिस काल में अतीत का जो है यानी कि लिखित साक्ष्य हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा अतीत का एक वह काल भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों में या फिर रचनाओं में नहीं मिलती है, ठीक है। अतीत का एक ऐसा भी काल है जिसकी जो है ना कोई लिखित जानकारी हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन उसके जो है ना उसकी जानकारी हम लोग कैसे मिलती है, देखिए नीचे दबे पुराने अवशेष, ठीक है। यानी कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे कालीबंगन, ठीक है, धौलावीरा, तो वहाँ से जो कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जिसकी जानकारी नहीं थी तो वो सब हम लोग से मिला है। और जैसे दबे हुए पुराने अवशेष वस्तु, सिक्के या फिर अभिलेखों से हम लोग को मिलती है, ठीक है। और जिस काल की हम लोग को कोई लिखित जानकारी नहीं होता है उसी काल को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्व ऐतिहासिक काल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग, पूर्व ऐतिहासिक काल। किस काल को कहेंगे, जिस काल की हम लोगों को लिखित जानकारी नहीं मिला है, ठीक है। या फिर हम लोग कहेंगे जिस काल की जानकारी हम लोग दबे पुराने अवशेष वस्तु, सिक्के और अभिलेखों से मिलती है उसी काल को हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल कहेंगे, ठीक है। बहुत से ऐसे समाज भी है, विशेषकर जो कबायली या जनजातीय जो समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया है। और उनके बीच जो किंवदंतियाँ जैसे कि किस्से कहानी, रीति रिवाज प्रचलित है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। यानी कि उनके जो रीति रिवाज हो गया, किस्से कहानी हो गए,
ठीक है। उन्हीं के माध्यम से हम लोग क्या होता है, उनकी जो इतिहास की जानकारी हम लोगों को पता चलता है। तो आपको यह अंदाज हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक और विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो है, इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहास हमें अतीत के बारे में जानकारी देती है। मनुष्य जो है, यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, या फिर उसने कैसे साथ मिल कर के रहना आरंभ किया, या फिर कैसे अपना जीवन की ज़रूरतें पूरी की, कैसे उन्होंने शिकार करना और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकल करके मकान बना करके उनमें रहना शुरू किया, या फिर कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, दुरुस्त स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग भी आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए। तो उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार से चलता रहा, इन सब बातों की जानकारी आपको इतिहास से ही प्राप्त होगा। ठीक है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी, यानी कि ये जो इतिहास है हम लोगों को इसी में से जो है हम लोग को जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद जो है हम लोग आगे जो देखेंगे, सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, ठीक है, पर्यावरण की विशेषताएं एवं सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ है, यानी कि जो पहले के समय में जो भी सभ्यता हुआ करती थी वो नदी घाटियों के पास में ही हुआ करती थी। देखिए, इसके मेन कारण क्या होता था कि जब भी कोई सभ्यता अगर नदी या फिर घाटी के पास होता था तो आदमी को जो है पानी की आवश्यकता होती थी। ठीक है, इसी कारण से जो है वो लोग क्या करते थे, यानी कि जो भी सभ्यता आता था वो नदी घाटियों के पास ही विकसित होते थे। नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का भी बाहुल्य था, यहाँ खेती का काम आसान था। उसके बाद जो है नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसी ही नदियों के रास्ते व्यापार की सुविधा भी थी। ऐसी अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता विकास के सहायक होती है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को भी प्रभावित करता था। चूँकि आप जो है भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ था और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप जो है कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हम इसे जो है छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? देखिए यहाँ से यहाँ पे सुविधा के लिए इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पे किया जाता है, यह आप जानेंगे। फिर आप ये भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका महत्व क्या होता है, उपयोगिता क्या है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरे अध्याय में भी ये भी पढ़ना है कि आप मनुष्य के जीवन में उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वो संगठित होकर के रहने लगे, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था मगर सभ्यता की किरण अभी भी नहीं फूटी थी। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी थी। कंदमूल जमा करके या शिकार करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था।
ठीक है। मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार क्या था? तो पत्थरों और औजारों का हथियार बनाना, ठीक है, ये मनुष्य का पहला आविष्कार था। उसी तरह आग का भी उपयोग मनुष्य ने सीखा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। अब वो अपना खाना पका कर के खाने लगे। पहले के टाइम में क्या था कि आदमी को जब आग की जानकारी नहीं हुआ था, तो उस टाइम वो लोग क्या करते थे कि यानी कि कच्चे मांस ही खा जाते थे, ठीक है, यानी कि वो लोग सब कुछ कच्चा खाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उन लोगों को आग का आविष्कार किया उन्होंने, तो धीरे धीरे वो लोगों ने खाना बना के भी खाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है आग का जो है प्रयोग उन्होंने खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने के लिए भी करने लगे। उसके जीवन का स्तर पहले से उन्नत होने लगे, ठीक है। चौथे अध्याय में जो हम लोगों को क्या पढ़ना है, संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। यानी चौथे अध्याय में खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, ठीक है, खेती तो सीख ली थी। अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में भी प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन में सोच विचार के लिए अवसर भी प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने के मृत्योपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता भी बढ़ी। मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी में सबको गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साक्षी कुछ युग से मिलने लगते हैं। इसके बाद जो है हम लोग को आगे जो 5वें अध्याय में पढ़ना है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में भी पढ़ना होगा। यह वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन के आरंभ कर लिया था, मगर लिपि विकसित न होने के कारण अपने इतिहास को लिखित साक्ष्य उसने नहीं छोड़े। पुरातत्व या जमीन के नीचे गरीब वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अब नगरों का विकास हुआ। प्रशासन तंत्र नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप से व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य के एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया, ठीक है। इसके बाद जो इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मोहरों का उनके लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको जो है पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। छठे अध्याय में जो देखना होगा, मतलब हम लोग को पढ़ना होगा वैदिक काल के बारे में। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा है। वेदों की रचना हुई थी, आरंभ में लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इनके लिए श्रुति शब्द का ही प्रयोग होता था। कालांतर में इनको लिखा भी गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब जो है धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नति, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज़्यादा विकसित और जटिल बनता गया। 7वें अध्याय में देखना है कि उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन में बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक संबंधित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर जो है धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्धिक और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनके प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में जो कि 8वें अध्याय में पढ़ना होगा, आपको शायद यह पता नहीं हो कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व के प्रथम गणराज्य की और भारत के पहले राज्य की स्थापना बिहार में हुई थी। इसी तरह से बौद्ध धर्म के जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था, ठीक है। यानी कि हम लोग को अध्याय 8 में ये चीज़ पढ़ना है। अध्याय 9 में जो हम लोग को पढ़ना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके विशेषकर जो अशोक महान की उपलब्धियां से भी परिचित होंगे, जिसकी पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों के मैत्रीपूर्ण
संबंध स्थापित किए गए। आगे चल कर के इन्हीं संबंध में भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को विदेशों में भी विस्तार हुआ। इसके बाद जो है 10वां अध्याय आता है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दिखाया गया है, जो कि विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हो गए थे। इनमें जो है कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी, जिसके फलस्वरूप संस्कृति आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्ध हुई थी। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यताओं के विकास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसके बाद जो 11वां अध्याय है, जो कि सुदूर क्षेत्रों से में भारत के प्रस्ताव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह भी जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उनके प्रभाववादी कालांतर कलाकार शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये मिट चुका है, ठीक है, कालांतर। उसके बाद जो 13वें अध्याय में जो है भारत में होने वाली राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और संस्कृति प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जबकि अंतिम अध्याय में जो है कि कुछ प्रमुख इतिहासकार के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग तो जैसे कि हम लोगों ने इस चीज़ को यानी कि अध्याय को पढ़ा था, तो इससे हम लोग को यही जानकारी यानी कि अनुमान लग गया है कि इतिहास का अध्ययन जो है क्यों महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। इसके बाद जैसे कि आपने देखा है कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। इसमें उत्थान और पतन दोनों ही बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य के बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक और अनिवार्य है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे जो कि अध्याय 1 था। तो अध्याय 1 में जो इसका सारांश है उसको हम लोगों ने समझ लिया है, और हम लोग जो आगे अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं यानी कि अध्याय 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कब और कहाँ कैसे, यानी कि अध्याय 2 से ही इसका जो है पाठ शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।